जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बुक 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है ये, विच इज़ इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। सो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसे समझने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी कहाँ से आया एंड 3 सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपने आइडियाज़ को सबसे पहले दिया। जैसे ही वेस्ट के कंट्रीज़ में सोशियोलॉजी डेवलप होता है, उसके बाद इंडिया में भी कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट होता है सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन का, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सो तुम लोग को खुश होना चाहिए। एंड विद दिस हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सोशियोलॉजी कहाँ से आया, उसका बर्थ कहाँ से हुआ, 3 मेन रिवॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग 3 मेन सोशोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, सो इस चैप्टर को हम लोग फुल्ली कंप्लीट करेंगे विद इन 20 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स मत भूलना। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी को समझते हैं। सोशियोलॉजी, हमेशा मैं बोलती हूँ कि भाई सोशियोलॉजी जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आया। सो अब हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं कि क्या ऐसे ग्राउंड्स थे, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने इसको, यानी कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को इवॉल्व होने में हेल्प किया। फर्स्ट हमारा है एनलाइटनमेंट। ठीक है, सो एनलाइटनमेंट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड था 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के आसपास, जब हमारे सोसाइटी में लोगों ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करें, तुम्हारा हिस्ट्री का बुक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें तुम लोग देख रहे थे कि समाज में क्या हो रहा था ना, कि लोग बहुत ज़्यादा पुराने टाइप के सोच रखते थे। ठीक है, किंग्स होते थे, देन 3 स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी होते थे, सेकंड स्टेट जिसमें किंग होते थे, एंड थर्ड स्टेट में कॉमन मास पीपल, जिनको दोनों को सर्व करना होता था एंड टैक्स पे करना होता था। तो थर्ड स्टेट के लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हुआ करता था। देन सभी रिलीजन फॉलो करते थे, दान पुण्य करते थे, और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी खराब टाइप की थी, राइट, इम्बैलेंस्ड थी, इक्वलिटी नहीं था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देख रखे हैं। सो ये सिचुएशन था उस टाइम पे। थर्ड स्टेट या कॉमन स्टेट के जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी एंड ऊपर से उन लोग को टैक्स अलग देना पड़ता था, उनको सर्व अलग करना पड़ता था, रिलीजन के नाम पे उन्हें दान पुण्य ज़बरदस्ती करना पड़ता था, फोर्सफुली लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। लेकिन उस टाइम के आसपास क्या हो, हम लोग देख रहे थे मिडिल क्लास का इमर्ज हो रहा था। लोग क्या कर रहे थे, कमा रहे थे। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे थे एंड कमा रहे थे, जिसके बेसिस से, जिसके वजह से वो अर्निंग करना शुरू किया। एजुकेशन वगैरह आया, एजुकेशन पे फोकस किया उन लोगों ने डॉक्टर्स का प्रोफेशन चूज किया, टीचर्स बने, प्रोफेशन और भी बहुत प्रोफेशंस में वो लोग एंटर किए एंड इससे क्या हुआ, लोग सोचने लगे, समझने लगे। सो थिंकिंग का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। पीपल जो है, वो कॉमन मास पीपल, वो एनलाइटेंड हुए, वो सोचना चालू किए क्रिटिकली एंड रैशनली। वो लोग पूछते थे कि भाई ये रिलीजन हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये रिलीजन हम क्यों फॉलो करते हैं। जैसे रिलीजन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री के बुक में, कॉपरनिकस जिन्होंने बताया था धरती जो है वो, उसका एक्चुअल जो लुक है वो स्पेरिकल होता है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बट पहले क्या माना जाता था, रिलीजन के हिसाब से धरती जो है वो चपटी होती है, वो स्पेरिकल नहीं होती है। देन रिलीजन के हिसाब से जो मेडिटेरियन सी था वो सेंटर था ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड बिना रीजन के दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स उस टाइम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे। सो इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, हम लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं तो हम लोग ऐसा रिलीजन क्यों फॉलो करते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं तो हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं, क्यों भरे हम टैक्स, और वो लोग कुछ नहीं करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस लोगों ने करना शुरू किया। एंड क्वेश्चन करने से क्या होता है, सवाल का जवाब मिलता है, एंड नहीं मिलता तो हम लोग और ज़्यादा प्रयास करते हैं उस सवाल को, जवाब को ढूंढने के लिए। सो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। लोग जो हैं वो क्या समझते थे कि नॉलेज जो है, नॉलेज को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिए थे एज अ होल। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव सीन। यहाँ से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ऑफ आइडियाज, जैसे सेक्युलरिज्म का आया, प्रिंसिपल आया, साइंस का डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स, जैसे ह्यूमैनिटीज़ का जो सब्जेक्ट है वो भी इस टाइम के पीरियड के आसपास ही डेवलप हुआ था। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। देन रेनेसेंस का पीरियड है, जिसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं, या तुम लोग डेफिनेटली पढ़ भी लिए हो रेनेसेंस के बारे में। सो उस टाइम पीरियड से थोड़ा कनेक्ट करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। एंड अगेन सोशियोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। देन कम्स फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता था, जैसे फ्रांस में हम लोग देख रहे थे, अगेन 3 स्टेट चल रहा था, पूरा यूरोप, जैसे हम लोगों ने सुना था फ्रांस स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कोल्ड हो जाता है। दिस
काइंड ऑफ डायलॉग यू मस्ट हैव रेड इन क्लास 10, राइट? सो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो फ्रांस में होता है ना, वो हर जगह यूरोप में फैलता है, वेस्ट में एज अ होल फैलता है। सो फ्रांस में सबसे पहले 3 स्टेट हुआ करते थे, एंड लोगों ने, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो चाहते थे सिटीजनशिप चाहते थे, वो इक्वलिटी चाहते थे, वो लेजिटिमेसी चाहते थे, वो कुछ राइट्स चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने डिमांड की। एंड फाइनली जो मोनार्की थी उस टाइम की, उसको ओवरथ्रो करके क्या स्टैब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश किया। फिर वो हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, बट एज अ होल उन्होंने क्या लाया अपने कंट्री में, एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, लिबर्टी का प्रिंसिपल आया, जैसे फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो आज तक हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं, यूज़ करते हुए आए हैं, वो सब वो भी वहाँ से आया है, फ्रैटर्निटी, ये सब जो मॉडर्न लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आया है हमारा फ्रांस से। देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, सो उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, समाज में इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, कैपिटलिज्म आया, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। हम लोगों ने देखा मार्केट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत ज़्यादा गुड्स एंड मशीनरीज आ रहे थे उस टाइम पे, like spinning jenny and all this kind of things was coming, right? सोशियोलॉजी को हम लोग साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहते हैं। सो इस टाइम पे हम लोग क्या देख रहे थे, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही थी, लाइक जो रूरल सोसाइटी है वहाँ से लोग अर्बन सोसाइटीज में आ रहे थे फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी वर सीइंग, राइट? सो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी लाई एंड डिस्क्रिमिनेशन भी लाई, बट अगेन उस टाइम पे हम लोग देखें तो बहुत रैपिड चेंज हुआ समाज के अंदर, जहाँ पे समाज जो था वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड टाइप का था। अब और किंग्स सिर्फ थे रूल करने के लिए। अचानक से सोसाइटी में इतने बड़े स्तर पे चेंजेस आए, तो वहाँ पे जो थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि समाज को पढ़ने की, जानने की और इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, बिकॉज समाज में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने अगेन बताया था कि जैसे जॉइंट फैमिली पहले थी, एक्सटेंडेड फैमिलीज जैसे पहले थी, अब हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ गया, राइट? हमारे जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थे वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए, साइंस आ गया, टेक्नोलॉजीज आ गए, मशीनरीज आ गई जो पहले के टाइम में थी ही नहीं, पहले लाइट बल्ब ही नहीं था, अब लाइट बल्ब्स आ गया, पता नहीं कौन कौन सी मशीन्स आ गई। सो इतने बड़े स्तर पे चेंजेस हुआ, तो थिंकर्स ने, जैसे कार्ल मार्क्स, एमाइल जर्कीम और मैक्स वेबर, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा भी बहुत से और भी थिंकर्स थे जिन्होंने एम्फोसाइज किया, जिन्होंने देखा कि भाई समाज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, इन ट्रेंड्स को समझने की ज़रूरत है, एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन विच इज़ नोन एज सोशियोलॉजी, जो कि आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं। So I hope this concept of what is sociology, how it came, is crystal clear to all of you. Now we are moving towards Karl Marx. Karl Marx ने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, देखो ये बेसिक चीज़ें भी दी हुई हैं कि उन्होंने कौन सा बुक लिखा, कहाँ वो बॉन्ड हुए थे एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं बेसिकली, क्योंकि मैंने डिटेल में इस चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने वन शॉट के लेक्चर में तुम सभी से, एंड हम लोगों ने फर्दर मोर क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, एंड ये हमारा रिविजन सीरीज है, तो इस चैप्टर में के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। सो अगर मैक्स वेबर की बात करें, सो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया है, उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन। उनके हिसाब से जो समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो प्रोग्रेस करती हुई आई है, बट डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी से अब तक नहीं हटा। पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आया, फिर फ्यूडलिज्म आया, एंड देन कैपिटलिज्म आया। स्लेवरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, जहाँ पे लोगों को बाय एंड सेल किया जाता था। फ्यूडलिज्म, जैसे कि ये 3 स्टेट का डिविजन था। देन कैपिटलिज्म, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डेफिनेटली डेवलपमेंट्स तो हुए, बट साथ ही में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। लाइक फॉर एग्जांपल वर्कर्स का टाइम, उनको 24 घंटे 20 घंटे काम करवाया जाता था, मशीन की तरह काम करवाया जाता था, उनको पैसे भी ठीक से दिए नहीं जाते थे, उनके वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थे। सो इस काइंड ऑफ सिचुएशंस को हम लोग देखते हुए आए हैं। तो मैक्स वेबर बताता है कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फेज है डेफिनेटली ऑफ इनइक्वलिटी, एंड समाज में इनइक्वलिटी को ये प्रमोट करा। इनइक्वलिटी इन द सेंस, इकोनॉमिक सेंस में बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि इस कैपिटलिज्म को हटाने की ज़रूरत है एंड सोशलिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज जो हमारा कैपिटलिज्म है उसने एलिनेशन लाया है। एलिनेशन इन द सेंस कि उन्होंने, एलिनेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ से दूर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो इंडस्ट्रीज आई हैं, ये जो वर्क हुआ है, तो इसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं वो अपने आप से दूर हो गए, अपनी फैमिली से दूर हो गए, एंड उनको मशीन की तरह काम करना हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने जो दूसरे कलीग्स हैं उनसे बात करने का उनको टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट उनको काम करना होता है, ठीक है। सो इस टाइप की स्ट्रिक्टनेस थी काम को लेके, सो इसलिए
लिए ना वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर पा रहे थे, ना वो अपने आप के लिए टाइम निकाल पा रहे थे, ना वो अपनी फैमिलीज के लिए टाइम निकाल पा रहे थे। और जो वो काम करते थे उनको मतलब जितना इतना काम करना है उन्हें तो इतना ही काम कराया जाता था, एंड उससे ज़्यादा उनको पता भी नहीं था कि आगे इस काम का क्या होने वाला है। इतना मैंने बना दिया तो इस प्रोडक्ट को वापस सेल कैसे किया जाएगा, मतलब अपने फ्रूट ऑफ लेबर भी, जैसे कि मैंने बात किया था वेज के बारे में कि प्रॉपर वेजेस भी उनको नहीं दी जाती थी। तो इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थी जो हमें देखने को मिली। सो ह्यूमंस का जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि वो दूर होते जा रहे थे समाज से एज अ होल। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन। कैपिटलिज्म की वजह से समाज में एलिनेशन आ रहा था। कैपिटलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसका एक ही सोल्यूशन था, एकमात्र सोल्यूशन, दैट इज सोशलिज्म। सो उन्होंने बोला कि सोशलिज्म पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशलिज्म एक इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी है जिससे इक्वलिटी सोसाइटी में मतलब इंट्रोड्यूस होगी लाइक दिस। कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी, उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप, हाउ वी हैव एक्सप्लेन हिस बाय गिविंग बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मार्क्स। बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बताया कि हम, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। सो अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल के हिसाब से मेरे रिलेशनशिप्स वैसे ही होंगे। रिलेशनशिप्स मतलब मेरे जो कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स होंगे वो डेफिनेट वो भी मिडिल क्लास होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मैं बता रही हूँ कि मिडिल क्लास अगर मैं हूँ, सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेशनशिप्स भी वैसे ही लोगों से होगी जो मिडिल क्लास है। इनके कहने का मतलब ये था। प्रोडक्टिव फोर्सेस, और मेरे जो आसपास सामान होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी इक्विपमेंट्स मेरे पास हैं, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मिडिल क्लास टाइप की ही होगी, ठीक है। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू माई आइडियाज़, वो मेरे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर मैं मिडिल क्लास हूँ तो मैं इसी दायरे में सोचूंगी, मैं इस दायरे से बड़ा कुछ सोचूंगी ही नहीं। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो उन्होंने पहले बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। सो प्रोडक्टिव फोर्सेस इज द इक्विपमेंट्स विच आई एम यूजिंग, प्रोडक्टिव प्रोडक्शन रिलेशंस इज जो रिलेशंस मेरे बन रहे हैं, एंड सुपर स्ट्रक्चर मतलब मेरे आइडियाज़, जो वैल्यूज़ जो कि इन्फ्लुएंस होंगी मेरी इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। सो एज अ होल वो बोल रहे थे कि जिस क्लास से मैं आती हूँ उसी क्लास का मेरा आइडिया होगा, मेरा थॉट होगा। बट अभी के टाइम पे इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है हमें कि भाई आजकल के तो जो बहुत लोअर क्लास के लोग होते हैं वो भी पढ़ लिख के क्या क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। सो उनके आइडियाज़ का क्या, राइट। सो यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। देन कम्स क्लास स्ट्रगल। वो बताते हैं कि अगर तुम्हें समाज में अब सोशलिज्म को लाना है एंड कैपिटलिज्म को हटाना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ग्रुप्स बनाने होंगे। तुम्हारे अगर तुम लोग मिडिल क्लास हो तो तुम लोग को साथ में आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना होगा। जैसे मैंने मिडिल क्लास को बता रही हूँ बट वर्कर्स को बोला गया था बेसिकली कि वर्कर्स को साथ में आना होगा, ग्रुप्स बनाना होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना होगा, उनको रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है एंड सिस्टम को फुल्ली चेंज करके सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन कम्स इमाइल डर्कीम। इमाइल डर्कीम बेसिकली द बेसिक थिंग्स यू हैव टू फोकस। देखो बेसिक थिंग क्या है कि वो कब जन्मे, ठीक है, वो तुम आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। उन्होंने क्या क्या बुक लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इमाइल डर्कीम के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया था सोशल फैक्ट के बारे में। सोशल फैक्ट मतलब क्या होता है कि हम इंडिविजुअल्स, हमारे जो फ्रेंडशिप्स है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, वो हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कोई गलती करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, राइट। सो दैट इज मेरे बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो वो मुझे डांटेंगे, वो मेरे पे बैन लगाएंगे, मेरे को पनिशमेंट देंगे लाइक दिस। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें सोशल फैक्ट का तो वो बता रहे थे कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमारी आइडेंटिटी हमें देती है, वो हमारे रिलीजन हमें बताता है हम कौन से फैमिली से हैं, हमारी फ्रेंडशिप को इन्फ्लुएंस करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। इंडिविजुअल्स को अपनी आइडेंटिटी अपने सोसाइटी से मिलती है, उसकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन जैसे वो होते हैं वो अपने समाज की वजह से होते हैं, जो इन्वायरमेंट से वो आते हैं, जैसा उनका नर्चर होता है, जैसे उनको ब्रॉटअप किया जाता है वैसे ही वो बनते हैं, राइट। सो दिस इज योर सोशल फैक्ट ऑल अबाउट। देन ही डिस्कस अबाउट एम्पेरिकल स्टडी। हर सोशोलॉजिस्ट को एम्पेरिकल स्टडी करने की ज़रूरत है, यानी कि सोसाइटी को केयरफुली ऑब्जर्व करना एंड साइंटिफिक वेज को यूज़ करना। जैसे साइंस में साइंटिफिक प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करके पढ़ाई की जाती है, ठीक वैसे ही साइंटिफिक प्रोसीजर्स को इस्तेमाल
इस्तेमाल करके सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत है। लाइक दिस। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो उन्होंने बताया था फर्दर कि सोसाइटी जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है सोसाइटी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के लोग होते हैं, एंड एक होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये लोग तुम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो मैकेनिकल है दैट कैन बी योर विलेजेस, जहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, लाइक दिस। वेर एज ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अर्बन लाइफ में हम लोग देखें, सिटीज में भी देखें हम लोग या टाउन्स में देखें, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इट इज़ समथिंग दैट हम लोग बहुत सारे लोग, जैसे कौन बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कास्ट के मेंबर्स एकजुट होकर काम करते हैं। सो हमारे रिलेशनशिप इम्पर्सनल एंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, सभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एंड अगर कुछ भी हम लोग वायलेशन करते हैं, रूल्स को नहीं मानते हैं, तो हमें ब्यूरोक्रेसी के थ्रू पनिशमेंट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इमाइल डर्कीम ने एज अ होल दी थी। इमाइल डर्कीम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने एक्सटेंसिवली रिलीजन के बारे में स्टडी की थी। क्यों? बिकॉज वो जानना चाहते थे कि कैसे रिलीजन जो है वो इंसान के बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करता है। सो ये जानने के लिए उन्होंने रिलीजन के बारे में एक्सटेंसिवली स्टडी की थी। देन कम्स मैक्स वेबर, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, दैट इज इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के अंदर उन्होंने सबसे पहले बताया था सोशल एक्शंस के बारे में। सोशल एक्शंस मतलब हर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जो भी काम करते हैं उन सभी काम के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी पानी पिया। क्यों पानी पिया? बिकॉज मुझे प्यास लगी थी, राइट? तो यहाँ पे मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंगफुल रीजन होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, एंड देन ही हैव ऑल्सो टोल्ड कि सोशोलॉजिस्ट, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल्स के एक्शंस को, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके कि कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे, अगर मैं सोशोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं देना, रादर मुझे समझने की कोशिश करनी कि वो सामने वाला इंडिविजुअल अगर ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, मुझे एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपैथी होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो तुम लोग, लेकिन अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं और तुम्हारे अच्छे नहीं आए हैं तो मैं एम्पैथी मतलब क्या होता है ना बेसिकली कि तुम्हारे साथ मैं भी वैसा फील करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे अच्छे मार्क्स आए बट तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं करूँगी, बिकॉज मैं तुम्हारे दुख को फील कर पा रही हूँ, राइट? सो दैट इज एम्पैथी। सो सोशोलॉजिस्ट को एम्पैथी दिखाने की जरूरत है, सिंपैथी नहीं। उनको भी इंडिविजुअल्स को समझने की, जानने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। अपने परसेप्शंस, अपने थिंकिंग को और अपने बायसनेस को नहीं दिखाना है। देन मैक्स वेबर बात करते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी की, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। अपने वैल्यूज को, अपने सब्जेक्टिव फीलिंग्स को नहीं मतलब लिखना है, रादर हम लोग को वही लिखना है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सोसाइटी में लोगों को देख के। ठीक है, सो दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट ही हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप, जहाँ पे वो बात करते हैं कि 3 टाइप ऑफ वे होती हैं जैसे सोसाइटी को रूल किया जाता है। ट्रेडिशनल से लेके अब तक 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज देयर आर। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी कि पहले के टाइम से ही हम लोग देखते हुए आए हैं कि राजा रजवाड़ों का सिस्टम होता था, जहाँ पे राजा होती थी, रानियां होती थी। ठीक है, फिर राजकुमार होते थे, फिर वो राजा बनते थे आफ्टर सम टाइम जब वो बड़े हो जाते थे। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशनल वे में जैसे रूल किया जाता था, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। करिस्मेटिक अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, ही इज़ काइंड ऑफ टॉपर, एंड वो पढ़ाई में भी अच्छा है, उसको देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, तो उसको इसीलिए हेड बॉय बना दिया गया उसको। इसीलिए क्यों? बिकॉज उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी थी, वो देखने में कॉन्फिडेंट लगता था, उसकी स्किल्स अच्छी थी। सो दैट इज करिस्मेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स अगर तुमको लीडर बना दिया जाता है, लीडरशिप स्किल्स दे दी जाती है, सो दैट इज करिस्मेटिक। ये मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, बट इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के अंदर भी तुम लोग डाल के देख सकते हो इस एग्जाम्पल को। ठीक है, देन कम्स रैशनल लीगल, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग को देखने को मिलता है। ये भी कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया था। उनके हिसाब से बेस्ट वे है मॉडर्न सोसाइटीज को चलाने का इज द रैशनल लीगल वे, ब्यूरोक्रेसी।
जिसमें हमारी बहुत सी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। कैसे डिफाइंड होती है उन्होंने बताया भी है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, एंड इसी हिसाब से आज की ब्यूरोक्रेसी चलती भी है। पहले उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स होने चाहिए। नंबर वन, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो अथॉरिटी, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सारे काम को डिवाइड करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, डिविजन ऑफ लेबर टाइप्स, कि हर काम फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क इज गिवन टू फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल लाइक दिस। सो फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स शुड बी इन सच अ वे दैट उनका जो पावर्स है इट विल बी डिफाइंड प्रॉपरली, एंड जो वर्क है दैट विल बी ऑल्सो डिफाइंड प्रॉपरली। नंबर टू उन्होंने बताया हुआ था हेरार्कियल ऑर्डरिंग, कि जैसे मैंने बताया था पोजिशन होता है, राइट, हाई क्लास, लो क्लास एंड मिडिल क्लास के बीच में। इसमें भी हायरार्कियल ऑर्डरिंग होती है। सबसे पहले हमारे सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है, देन उसके नीचे जूनियर्स होते हैं, देन कुछ फ्रेशर्स होते हैं। सो इस टाइप ऑफ हायरार्कियल ऑर्डरिंग होती है। सो मैंने तो एक एग्जांपल दिया, इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे होता है ऑर्डरिंग ऑफ आईएफएस, आईएएस, आईपीएस। सो उसके अंदर भी फर्दर और ज़्यादा डिविजन्स होते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस होते हैं। तीसरा हम लोग देखने को मिलता है रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स। हमारा रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है, कोई भी मैनेजमेंट हो, सब चीज़ें जो है वो रिटन फॉर्म में हुई रहती हैं। फोर्थ हम लोग क्या देखते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट। जो ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस जो है किसी भी आईएएस को ऑफिसर को ऑफिस दिया जाता है, तो उसको ऐसे ऑफिस नहीं देते हैं। सबसे पहले तो इंश्योर करना होता है कि वो स्किल्ड है एंड हाईली ट्रेंड है, ठीक है, कि वो जो भी ड्यूटीज उसको दी जाए तो वो अच्छे से निभा पाए, लाइक दिस। कंडक्ट इन ऑफिस, फुल टाइम अटेंशन, जो इतने से, जैसे फॉर एग्जांपल 10 से लेके 5 बजे तक अगर काम है तुम्हारा, तो इस टाइम पीरियड में तुम्हें फुल्ली अपने काम को डेडिकेट करना है, नॉट इन एनी अदर थिंग। सो अपने वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर तुम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हो, सो देन यू विल बी क्वेश्चनड, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजी, जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुआ। तीन रिवॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, दैट वाज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, number two was French Revolution, and number three was Industrial Revolution. Then we have discussed about three main जो हमारे sociologist थे उस time के, as well as उनकी ideas, उनके दिए हुए concepts को हम लोगों ने discuss किया। So with this we have completed the whole chapter. I hope कोई भी doubt नहीं रह गया है, जो भी doubts थे वो इस video के through clear हो गए होंगे of everyone. So till then take care, मिलते हैं next video में। Bye.